Hello friends, I am Ubaidullah Ansari and welcome back to my channel Heights Me. So in last lecture we have completed module number 2 of this lecture series, that is steam generators and steam turbines. Today we are going to start third module, that is gas turbine. So in this video we are going to discuss following topics related to gas turbine. What is gas turbine? Working principle of gas turbine. Difference between gas turbine and steam turbine. Applications of gas turbine. Open cycle and closed cycle gas turbine and their comparison, and ideal Brayton cycle and actual Brayton cycle. Okay, so let's start with definition of gas turbine. So a gas turbine is a rotary internal combustion engine that uses continuous gas flow as working medium by which heat energy is partially converted into mechanical energy. Okay, so focus करना है हमको इस वर्ड पे, that is rotary internal combustion engine. ठीक है, दिस रोटरी इंटरनल कंबशन इंजन इज बेसिकली अ हीट इंजन. हीट इंजन का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स लो ग्रेड एनर्जी दैट इज हीट इनटू हाई ग्रेड एनर्जी दैट इज वर्क. अब ये हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमको फ्यूल को बर्न करना पड़ता है, यानी फ्यूल का कंबशन करना पड़ता है. अब फ्यूल का कंबशन अगर हम विद इन द सिस्टम बाउंड्री कर रहे हैं, इफ द कंबशन ऑफ द फ्यूल इज टेकिंग प्लेस विद इन द सिस्टम, देन दैट टाइप ऑफ इंजन इज कॉल्ड एज इंटरनल कंबशन इंजन. Otherwise, when the combustion of the fuel required for converting or generating heat in order to finally convert it into mechanical work is taking place outside the system boundary or external to the system, then that type of combustion engine is called as external combustion engine. तो internal combustion का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेट्रोल एंड डीजल इंजन, एंड एक्सटर्नल combustion का बेस्ट एग्जांपल है स्टीम टरबाइन. सो लाइक petrol and diesel engines, that is spark ignition engine and compression ignition engine, gas turbine is also a internal combustion engine. Now SI and CI engine are reciprocating engine, but this gas turbine is a rotary internal combustion engine because the type of motion of the turbine rotor is rotational motion. Okay, and the word gas turbine indicates here that the working medium would be gas. Okay, अब यहाँ पे वर्किंग मीडियम गैस है और वो प्रोड्यूस होती है बाय कंबशन ऑफ सर्टेन फ्यूल्स. तो फ्यूल्स को बर्न करने के बाद जो कंबशन प्रोडक्ट्स रहते हैं वहाँ से हमको गैस मिलती है. वही कंबशन प्रोडक्ट्स में जो गैस रहती है उसको यूज़ करते हैं हम टरबाइन ब्लेड्स को या टरबाइन व्हील को रोटेट करने के लिए. ओके, जो गैस को जब हम पास करवाते हैं नोजल से, तो हाई वेलोसिटी से वो एग्जिट होता है नोजल से गैस और स्ट्राइक करता है टरबाइन के ब्लेड्स में, और टरबाइन के ब्लेड्स माउंटेड रहते हैं टरबाइन व्हील्स में, तो उसकी वजह से, और टरबाइन व्हील माउंटेड रहता है शाफ्ट में, तो शाफ्ट का मोशन हमको मिलता है. ओके, एंड दिस इंपल्सिव जेट्स कॉजेज द शाफ्ट टू स्पिन. नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैस टरबाइन प्लांट. सो दिस इज एक्चुअली a schematic diagram ऑफ ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्लांट. तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एयर एंटर होगी फ्रॉम द टॉप. यहाँ से एयर एंटर होगी, एटमॉस्फेरिक एयर. ओके, और वो यहाँ से एंटर होगी सबसे पहले एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में. ओके, तो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ एयर वुड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द कंप्रेसर, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. यहाँ से जैसे जैसे ये कंप्रेसर में एयर एंटर होगी तो वो कंप्रेस होगी, तो इसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा. ओके, अब ये क्योंकि कंप्रेसर जो है पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमको पावर लगेगा. अब वो पावर हम लेते हैं टरबाइन से. जब जो टरबाइन जो भी पावर प्रोड्यूस करेगा वो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को देगा, जिसकी वजह से एक्सियल फ्लो कंप्रेसर ऑपरेट हो सके. पर ये चीज़ पॉसिबल है ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑपरेशन. ओके, व्हेन द गैस टरबाइन प्लांट इज ऑपरेटिंग इन ए साइकिल. मान लो ये टरबाइन इनिशियली शट ऑफ है, हम जस्ट इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो एट द स्टार्टिंग टरबाइन में वर्किंग मीडियम तो एंटर करेगा नहीं. वर्किंग मीडियम यानी एयर जो है सबसे पहले कंप्रेसर में एंटर होगा. अब वो जो वर्किंग मीडियम है अब तक टरबाइन तक पहुंचा नहीं, तो टरबाइन ब्लेड तो रोटेट होगा नहीं. अब टरबाइन रोटेट नहीं होगा तो शाफ्ट रोटेट नहीं होगी, तो उसकी वजह से उसी शाफ्ट में जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है उसको पावर नहीं दे पाएगा, और पावर नहीं दे पाएगा तो एयर कंप्रेस नहीं हो पाएगी. तो इनिशियली जो पावर सप्लाई करना है कंप्रेसर को, या फिर इनिशियली एयर को कंप्रेस करने के लिए जो पावर लगता है वो हम देते हैं बाय द यूज ऑफ स्टार्टिंग मोटर. सो एज द नेम इंडिकेट्स, दिस स्टार्टिंग मोटर इज यूज ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द गैस टरबाइन प्लांट. इसका यूज सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में है. ओके, तो स्टार्टिंग ऑफ द प्लांट, तो जब गैस टरबाइन प्लांट शट ऑफ रहता है और जब हम पहली बार फर्स्ट साइकिल इसको स्टार्ट करते हैं, तब हम स्टार्टिंग मोटर को यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सप्लाई पावर टू द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर. अब इस एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में एयर एंटर हो गई, वो कंप्रेस हो गई, जिसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ गया. नाउ दिस
high pressure and temperature compressed air will now enter to the combustor or combustion chamber. तो यहाँ से compressed air which is now at a comparatively higher temperature and pressure as compared to the original atmospheric air, वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर एंटर होगी यहाँ से कहाँ पर, इस कंबशन चैम्बर के अंदर। और इसी कंबशन चैम्बर में हम फ्यूल को भी एंटर करवाएंगे और यहाँ पे एक बर्नर रहेगा जो कि इनिशियल स्पार्क देगा एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के लिए। और दिस एयर फ्यूल मिक्सचर वुड बर्न एंड यहाँ पे कंबशन के प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे एंड नाउ दिस कंबशन प्रोडक्ट्स विल फ्लो थ्रू दिस पाइप टू द इनलेट ऑफ द टरबाइन। अब यहाँ से टरबाइन के इनलेट में फाइनली प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन एंटर होंगे। यहाँ पे पैसेज कुछ इस तरीके का रहेगा कि एट द इनलेट देयर में बी ए नोजल टाइप ऑफ अरेंजमेंट एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। तो जिसकी वजह से जो गैसेस एंटर हो रही हैं टरबाइन में, जो टरबाइन बेड में जो स्ट्राइक करेगी दैट वुड बी विथ सर्टेन हाई वेलोसिटी। तो एक इम्पैक्ट फोर्स एक्ट होगा यहाँ के टरबाइन के ब्लेड्स में, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट होगा। टरबाइन माउंटेड है शाफ्ट में, तो शाफ्ट रोटेट होगी और उसी कॉमन शाफ्ट में कनेक्टेड है जनरेटर, तो हमको पावर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करें अगर डायग्राम में ध्यान से, तो यहाँ पे दो पार्ट हैं। ओके, एक ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट या फिर ये वाला पार्ट बोलो। ओके, ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पे दिस इज एक्चुअली केसिंग। ओके, ठीक उसी तरह यहाँ पे जो केसिंग से जो पार्ट्स अटैच है, जो ब्लेड्स अटैच दिख रहे हैं, ओके, these are stationary blades that are also called as stator। ठीक है, सेम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में भी इट इज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एक्सियल फ्लो टरबाइन। ओके, यहाँ पर ये जो दो ब्लेड्स दिख रहे हैं आपको, these two blades are rotor। ठीक है, अब यहाँ से जब कंबशन के प्रोडक्ट्स आने गैसेस जब फ्लो होंगी टरबाइन ब्लेड से, तो यहाँ पे हमको फाइनली सेम शाफ्ट में माउंट होने की वजह से टरबाइन रोटेट, पहले तो टरबाइन रोटेट होगा और फिर शाफ्ट रोटेट होगा। टरबाइन से अटैच है शाफ्ट, तो शाफ्ट रोटेट होगा, शाफ्ट से अटैच है कंप्रेसर, तो कंप्रेसर को भी नेक्स्ट साइकिल के लिए पावर मिल जाएगा, प्लस उसी कॉमन शाफ्ट में अटैच है जनरेटर, और इस जनरेटर्स की वजह से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से इस तरीके से हम इस गैस टरबाइन को यूज़ करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द पावर। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ गैस टरबाइन। तो इस गैस टरबाइन को हम कहाँ कहाँ जनरली यूज़ करते हैं, तो इनका वाइड एप्लीकेशन है एयरक्राफ्ट फील्ड में फॉर द प्रोपल्शन ऑफ टर्बोजेट एंड टर्बो प्रोपेलर इंजन्स। तो ये चीज़ हम स्टडी करेंगे डीपली इन आवर मॉड्यूल नंबर 4 डेट इज जेट प्रोपल्शन इंजन्स। ओके, और इसका एक एडवांटेज है गैस टरबाइन का कि अनलाइक ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल और अनलाइक पेट्रोल एंड डीजल इंजन, यहाँ पर हमारे पास चॉइस है, हम अदर डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बढ़ जाता है या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यूजिंग द वर्किंग फ्लूइड बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे इवन नेचुरल गैस को भी यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं फॉर पावर प्लांट्स। ओके, तो इस वजह से पावर जनरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, पर्टिकुलर टाइप के ही फ्यूल की ज़रूरत हमको नहीं है। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मराइन प्रोपल्शन, इन शिप प्रोपल्शन भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इट इज़ यूज इन को जनरेशन विद थर्मल पावर प्लांट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय को जनरेशन? जैसे को वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, जैसे को ऑथर, एक से ज़्यादा ऑथर हो तो बोलते हैं को ऑथर। ओके, को जनरेशन मीन्स जनरेशन के लिए हम एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करते हैं, मतलब एक तो है थर्मल पावर प्लांट और दूसरा क्या है, गैस पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट मतलब स्टीम पावर प्लांट। तो कई बार हम कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीम पावर प्लांट एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट यूज़ करते हैं। ओके, तो उस जगह पर जनरली जो गैस टरबाइन का काम रहता है वो ऑक्सिलरीज को ऑपरेट करना रहता है, दैट इज फॉर रनिंग द हाई स्पीड टर्बो पंप्स एंड रोटरी कंप्रेसर, जो कि लास्ट पॉइंट भी है देखो। ओके, तो जैसे कि टरबाइन प्लांट्स में कुछ ऑक्सिलरीज रहते हैं जिनको, जो कि पावर कंज्यूमिंग डिवाइस रहते हैं, उन ऑक्सिलरीज को पावर हम सप्लाई करते हैं बाय यूजिंग टरबाइन ओनली। ओके, जैसे कि स्टीम टरबाइन प्लांट में बॉयलर फीड पंप रहता है जो कि बॉयलर को पानी सप्लाई करता है, तो डेट बॉयलर फीड पंप इज अ पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, तो उसको हम पावर देते हैं स्टीम टरबाइन से। ठीक उसी तरह इस केस में गैस टरबाइन में हमारा रहता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को कंप्रेस करने के लिए हम गैस टरबाइन से ही पावर देते हैं। ओके, तो जनरली हम जब को जनरेशन यूज़ करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ गैस पावर प्लांट एंड स्टीम पावर प्लांट यूज़ करते हैं, तो जनरली जो गैस टरबाइन का वहाँ पर काम रहता है टू रन ऑक्सिलरीज ओनली। ओके, मतलब वो डिवाइस जो कि पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है और पावर प्लांट में इनका यूज़ हो रहा है। और स्टीम पावर प्लांट का जो पावर प्रोड्यूस होता है पूरा का पूरा हम देते हैं किसको, टू द जनरेटर।
ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन में भी हम कुछ जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसको एप्लीकेशन रेलवे लोकोमोटिव्स में भी है, जो कि आजकल बहुत ना के बराबर हो गए, सभी जगह इलेक्ट्रिकल इंजन से रिप्लेस कर दिए हमने। ओके, एंड ये तो पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया। इट इज कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रनिंग हाई स्पीड पंप्स और रोटरी कंप्रेसर्स। ओके, नाउ types of gas turbine power plants. So basically there are two types of gas turbine power plants. It is open cycle gas turbine power plant and closed cycle gas turbine power plant, depending upon the path of the working medium. Okay, now इन ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट, अब ओपन सर्कल गैस टर्बाइन पावर प्लांट कौन सा रहता है, जो हमने स्कीमेटिक डायग्राम देखे, डेट वाज एक्चुअली ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट। तो उसमें जो एटमॉस्फेरिक एयर को हम एज अ वर्किंग मीडियम यूज करते हैं, वो हर बार फ्रेश एयर एंटर होती है कंप्रेसर में, उसको हम फ्यूल, उसमें फिर हम कंबशन चैम्बर में फ्यूल एंटर करवाते हैं, उस एयर को यूज़ करके फ्यूल को बर्न करते हैं, फिर जो कंबशन प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उसको हम एंटर करवाते हैं टरबाइन में, जिसकी वजह से टरबाइन का मोशन होता है। ओके, एंड फाइनली जो टरबाइन के एग्जॉस्ट में जो एग्जॉस्ट गैसेज आफ्टर द एक्सपांशन ऑफ द टरबाइन, जो एग्जॉस्ट गैसेज रहती हैं वो बाहर डायरेक्टली चल जाती है। ओके, इट इज डिस्चार्ज टू द एटमोसफेयर। बट इन क्लोज केस ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन हम क्या करते हैं, क्लोज लूप में वर्किंग मीडियम रहता है। ओके, तो वहां पर एक कांस्टेंट मास ऑफ एयर और सम अनदर सुटेबल गैस हम एज अ वर्किंग मीडियम यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमेशा एयर ही रहे, इट कैन बी आइदर हाइड्रोजन, it can be argon, or it can be helium, and sometime it can be air also. Okay, so these mediums we can use in closed cycle gas turbine power plant। और यहाँ पर जो वर्किंग मीडियम है वो क्लोज लूप में रहता है। अभी आगे डायग्राम है, आगे की स्लाइड्स में, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ओके, और वही मीडियम जो एक बार एंटर हो गया सिस्टम के अंदर, वही कंटिन्यूसली क्लोज लूप में चलता रहता है। जिस तरह रेफ्रिजरेटर में एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट रहता है, उसको एक सर्टेन टाइम लिमिट तक हम यूज़ करते हैं, कुछ टाइम बाद उसको आफ्टर लॉन्ग टाइम इट में कंटेमिनेट, तो फिर हम चेंज कर सकते हैं, जिसको हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बोलते हैं प्रोसेस रेफ्रिजरेटर में। तो वहाँ पे एक रेफ्रिजरेंट रहता है। ओके, हर बार हमको हर साइकिल में नया रेफ्रिजरेंट की ज़रूरत नहीं है, सालों साल एक ही रेफ्रिजरेंट चलता रहता है, साइकिल में ऑपरेट होता है। ठीक उसी तरह क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट में भी एक पर्टिकुलर गैस हम पे ऑलरेडी फिल कर देंगे, और वो बार बार एटमोसफेयर में जाएगी नहीं हर साइकिल में, ना ही कोई फ्रेश चार्ज हर बार आएगा। ओके, तो क्योंकि एक्चुअली वो जो अंदर में जो वर्किंग मीडियम है उसका कोई कंबशन नहीं होगा, खाली हम उसको हीट करेंगे और कूल करेंगे बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल सोर्सेज एंड द हीट एक्सचेंजर। सो बेसिकली इन द क्लोज साइकिल गैस टरबाइन हम कंबशन चैम्बर को रिप्लेस कर देते हैं दो हीट एक्सचेंजर से। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आप, तो डायग्राम से काफ़ी क्लियर है कि जो इनिशियली हमने एग्जाम्पल देखे स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ गैस टरबाइन, डेट वॉज नथिंग बट ओपन साइकिल गैस टरबाइन, जिसमें एटमोसफेयर से फ्रेश एयर एंटर होती है, कंप्रेसर में जाती है, एयर कंप्रेस होती है, जिसके वजह से उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है। विद दैट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंटर होती है कंबशन चैम्बर में, वहाँ पे हम फ्यूल एंटर करवाते हैं, इसको स्पार्क देते हैं, फ्यूल बर्न होता है, फिर कंबशन प्रोडक्ट्स एट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंटर करते हैं टरबाइन में उसका एक्सपांशन होता है, जिसकी वजह से टरबाइन रोटेट होते हैं, पावर प्रोड्यूस होता है, और फाइनली एग्जॉस्ट गैसेस अगेन एटमोसफेयर में चली जाती है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो पॉइंट है इनलेट एंड एग्जॉस्ट, वहाँ पे दोनों जगह क्या है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट नथिंग बट एटमोसफेयर, के एटमोसफेयर से ही फ्रेश एयर लेते हैं और एग्जॉस्ट गैसेस में एटमोसफेयर में ही हम छोड़ देते हैं। बट यहाँ पर क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द वर्किंग मीडियम विद एटमोसफेयर। ना तो हम हर साइकिल में एटमोसफेयर से फ्रेश एयर लेते हैं, ना ही हर साइकिल में एटमोसफेयर को एग्जॉस्ट गैसेस देते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम हीटिंग और कूलिंग तो करते हैं वर्किंग मीडियम का, बट यहाँ पे हम कंबशन नहीं करते, कंबशन करते हैं बट इट इज एक्सटर्नल टू द लूप ऑफ द टरबाइन। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज वर्किंग मीडियम हम यहाँ पर ले रहे हैं हीलियम, लेट अस अज्यूम दैट वर्किंग मीडियम इज हीलियम। ओके, अब ये हीलियम गैस को हमने चार्ज कर दिए सिस्टम के अंदर, क्लोज लूप में फॉर्म कर लिया। अब ये सिस्टम क्लोज लूप में मतलब कहीं से भी ये लीक नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से रेफ्रिजरेटर का एक सिस्टम डिज़ाइन होता है कि उसमें जो रेफ्रिजरेंट हम एंटर करवाते हैं वो सालों साल चलता है। ठीक है, फिर उसको हम कुछ टाइम बाद, कुछ साल बाद उसको चेंज करते हैं, ताकि टाइम के साथ वो कंटेमिनेट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती है, उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता, कभी कभी इनएफिशिएंट हो जाता है बार बार यूज़ करने में। तो उस वजह से हम
सर्टेन टाइम के बाद उसको चेंज करते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हमको हर साइकिल में नया फ्रेश एयर लेने की ज़रूरत नहीं है। एक पर्टिकुलर वर्किंग मीडियम रहेगा, वो काफ़ी टाइम तक हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब उसका कंबशन नहीं होगा, वो खाली हीट होगा और कूल होगा, उसका प्रेशर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा। ओके, उसके प्रेशर टेम्परेचर को कम ज़्यादा करने के लिए, उसको हीट देने के लिए, उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम एक्सटर्नल सोर्स से हीट लेंगे या एक्सटर्नल सोर्स को हीट देंगे। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले जो वर्किंग मीडियम है उसको हम पास करेंगे कंप्रेसर से, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, देन दैट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हीलियम गैस वुड देन एंटर द हीट एक्सचेंजर। अब इस हीट एक्सचेंजर में हम बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल सोर्सेस फ्यूल को हम कहीं और बर्न करेंगे, फ्यूल के जो कंबशन गैसेस है उसको पास करवाएंगे इस हीट एक्सचेंजर से। अब उस हाई टेम्परेचर या हॉट फ्लूइड की हीट कौन लेगा? हीलियम गैस, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफर इन द हीट एक्सचेंजर द प्रोसेस हेयर वुड ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, यहाँ पे कॉन्स्टेंट प्रेशर में हीट गेन करेगा हीलियम गैस। नाउ दैट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हीलियम गैस वुड नाउ एक्सपांड इन द टर्बाइन। और यहाँ पे कंप्रेसर केसिंग और टर्बाइन केसिंग बहुत ही सील्ड टाइट रहेगी, किसी भी तरीके से अंदर का वर्किंग मीडियम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में लीक नहीं होना चाहिए। ओके, तो जो चाहे उनका एक्सपांशन हो या टर्बाइन में या फिर कंप्रेशन हो कंप्रेसर में, वो सिस्टम के अंदर ही रहेंगे, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जब एंटर करेगी हीलियम गैस यहाँ से टर्बाइन में और फाइनली एक्सपांड होकर जब यहाँ से निकलेगी, तो सारी की सारी जो यहाँ से हीलियम है वो पूरी की पूरी एक्सपांड होकर यहाँ से चली आएगी। अब इनका एक्सपांशन होने की वजह से पावर प्रोड्यूस हो जाएगा, पावर जनरेटर के थ्रू हम प्रोड्यूस कर लेंगे। अब ये जो हीलियम गैस जो कि एक्सपांशन होने के बाद हम उसको वापस पास करवाएंगे अनदर हीट एक्सचेंजर से। ठीक है, अब इस हीट एक्सचेंजर में हम जनरली यहाँ पे यूज़ करेंगे कूलिंग वाटर इन ऑर्डर टू कूल द वर्किंग मीडियम। यहाँ पर हम हीट एक्सचेंजर में कोल्ड फ्लूइड यूज़ करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे? हॉट फ्लूइड। ओके, हॉट फ्लूइड जो कि जनरली रहते हैं हमारे फ्लू गैसेस ऑफ द कंबशन प्रोडक्ट्स। ओके, फ्लू गैसेस, और यहाँ पे कूलिंग वाटर है कोल्ड फ्लूइड इन द हीट एक्सचेंजर। ओके, ना अब यहाँ पे जो हीलियम है जो कि हाई टेम्परेचर में था वो अगेन लो टेम्परेचर में आ गया एंड देन अगेन लो टेम्परेचर हीलियम एंड लो प्रेशर हीलियम वुड पास थ्रू द कंप्रेसर फॉर अकम्प्लिशिंग द नेक्स्ट साइकिल। अब किसी का सवाल ये हो सकता है कि सर जब हम अल्टीमेटली हीलियम को टरबाइन में भेजने से पहले उसका टेम्परेचर बढ़ाना ही रहता है, हॉट फ्लूइड की हीट को हमको जब उसको अल्टीमेटली यहाँ पे देना ही है तो यहाँ से हीट उससे छीन क्यों रहे हैं? ये सवाल आ सकता है ना दिमाग में। जब हीट करना ही है हीलियम को अल्टीमेटली टरबाइन में भेजने से पहले, अभी टरबाइन से तो हीलियम बाहर आ चुका है, उसकी सर्टेन हीट है, उसका सर्टेन हाई टेम्परेचर है, वही हमको और टरबाइन को हाई टेम्परेचर में ही इनलेट करवाना है हीलियम को। तो एक बार नीचे हीट निकाल रहे हैं हीट एक्सचेंजर से, वापस हीट दे रहा है, ऐसा करने का रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन बोथ प्रेशर शुड बी हाई एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। ठीक है, अब इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ाना है, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए हम तो कंप्रेसर का यूज़ कर रहे हैं, टरबाइन से पास कर दिए तो प्रेशर तो उसका कम हो गया। दोनों ही हीट एक्सचेंजर में प्रेशर तो बढ़ नहीं रहा है, बोथ आर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो हम कंप्रेसर तो यूज़ करना ही पड़ेगा। जब कंप्रेसर को यूज़ कर रहे हैं तो हम पावर दे रहे हैं टरबाइन से, वर्क रिक्वायर्ड फॉर द कंप्रेसर। अब कोई भी गैस को कंप्रेस करने के लिए उसका प्रेशर बढ़ाना है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना है। मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाना आसान कब है? जब उस वर्किंग मीडियम का टेम्परेचर कम हो। तो एक्चुअली कूलिंग वाटर का यूज़ करके कूल करने में जितना हमको एनर्जी नहीं लग रही, उससे ज़्यादा एनर्जी हॉट मीडियम को कंप्रेस करने में हमारी लग जाएगी। तो इस वजह से हमको वर्किंग मीडियम को कूल करना ज़रूरी है कंप्रेसर में भेजने से पहले। ओके, बिकॉज lesser the temperature of the working medium, lesser the work it will require for compression. Okay, this is the point. Now what is open cycle gas turbine? ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली गैस टर्बाइन जनरली हम ओपन साइकिल में ऑपरेट करते हैं और एम्बिएंट एयर को फ्रेश चार्ज यूज़ करते हैं इसमें इन ओपन साइकिल, और वही एयर को कंप्रेस करने के बाद बर्न करने के बाद जब वो टर्बाइन से पास होती है तो एग्जॉस्ट गैसेज जो है वो वापस से एटमॉस्फेयर में ही चले जाते हैं। ओके, ये सारी प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट इज क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन। सो इन क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन कंप्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेस रिमेन द सेम, but the combustion process is replaced by constant pressure heat addition process from an external source, and also the exhaust process is replaced by constant pressure heat rejection to the ambient air.
ओके ना व्हाट इज द डिफरेंसेस, तो कुछ पॉइंट्स से ये भी देख लेते हैं हम। क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में क्या होता है, कंप्रेस एयर को हम हीटिंग चैम्बर में हीट करते हैं बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल सोर्स, सो द अमाउंट ऑफ गैस रिमेन द सेम। ठीक है, तो मतलब एक बार यहाँ पे जो भी गैस को यानी हीलियम को, आर्गन को, नियोन को, नाइट्रोजन को या फिर एयर को हमने एक बार सिस्टम के अंदर फीड कर दिया, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस नहीं होने वाली। यहाँ पर क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है जो हम कंप्रेसर से ले रहे हैं टरबाइन को में, टरबाइन से बाहर एग्जॉस्ट में छोड़ रहे हैं। ओके, बट इन ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्रोडक्ट ऑफ कंबशन हीटेड एयर में मिक्स हो जाते हैं। ओके, हो सकता है कंबशन चैम्बर में प्रीवियस साइकिल के कुछ कंबशन प्रोडक्ट्स रहे हुए एयर के साथ मिक्स हो सकते हैं। ओके, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में। नाउ इन क्लोज साइकिल गैस टरबाइन द गैसेस फ्रॉम द टरबाइन इज पास इनटू द कूलिंग चैम्बर। यहाँ पर क्या होता है, ओपन साइकिल में गैस जो है टरबाइन के एग्जॉस्ट से डायरेक्टली हम एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। इसमें क्लोज साइकिल में कंटिन्यूसली वर्किंग फ्लूइड सर्कुलेट होता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं होता। कंटिन्यूसली हम रिप्लेस करते हैं वर्किंग फ्लूइड को ओपन साइकिल में। और यहाँ पे ओपन साइकिल गैस टरबाइन में हमको एयर को ही यूज करना पड़ता है एज अ वर्किंग मीडियम। वाई एयर ओनली कैन बी यूज एज अ वर्किंग मीडियम, बिकॉज फ्यूल को बर्न करना है हमको। तो फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन लगेगी, और ऑक्सीजन के सबसे मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है, एयर। तो हमको एयर की जरूरत पड़ेगी, तो एयर के अलावा दूसरा वर्किंग मीडियम हम यूज कर नहीं सकते, बिकॉज ऑक्सीजन इज फ्रीली अवेलेबल ओनली इन द एयर। बट क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे पास। अगर कोई फ्लूइड ऐसा है जिसकी बेटर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ क्या क्या है। हीलियम आप यूज़ कर सकते हो, नाइट्रोजन यूज़ कर सकते हो, आर्गन यूज़ कर सकते हो। ओके, बट हियर ओनली एयर कैन बी यूज्ड। नाउ the turbine blades do not wear earlier as the enclosed gases does not contaminated while flowing through the heating chamber। टरबाइन ब्लेड्स में जब हम इस तरीके के इनर्ट गैसेस यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे कि हीलियम है, आर्गन है, ये सारी गैसेस कौन सी है, नोबल गैसेस उसको बोलते हैं, जो कि इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जो कि जल्दी रिएक्ट नहीं होती, केमिकली रिएक्ट नहीं होती। केमिकली रिएक्ट नहीं होगी तो टरबाइन ब्लेड्स को कंटेमिनेट नहीं करेगी, उसमें कोई कोरोजन नहीं होगा, कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं होगा बिटवीन द टरबाइन मटेरियल एंड दिस गैसेस। बट यहाँ पर ऑक्सीजन होने की वजह से ब्लेड्स ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर की वजह से ब्लेड्स कंटेमिनेट हो सकते हैं, बिकॉज एयर इज यूज्ड हियर एज अ वर्किंग मीडियम। सो इसकी वजह से लाइफ ऑफ द टरबाइन ब्लेड इज हायर इन का केस ऑफ क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। अब ये क्लोज साइकिल गैस टरबाइन ज़्यादा सुटेबल का है ऐसी जगह में जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो, यानी शिप प्रोपल्शन में। ठीक है, जहाँ पर शिप रहे वहाँ पे पानी तो रहेगा, वहाँ पे पानी अवेलेबल है तो इट विल एक्ट एज ए कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में क्योंकि हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं, और जो नीचे वाला हीट एक्सचेंजर था वहाँ पर हमको कोल्ड फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, विच इज़ नथिंग बट कूलिंग वाटर। तो जहाँ पर कूलिंग वाटर अवेलेबल रहेगा वहाँ पर यूज़ करना उसको अच्छा रहेगा। ओके, एंड ओपन साइकिल गैस टरबाइन इज मोर सुटेबल इन द मूविंग व्हीकल, क्योंकि मूविंग व्हीकल में जैसे जैसे व्हीकल आगे आगे मूव होते रहेगी, हर बार हमको फ्रेश एयर चार्ज मिलते रहेगा, हर बार हम फ्रेश एयर लेते जाएंगे और एग्जॉस्ट के थ्रू टरबाइन के एग्जिट से हम छोड़ते जाएंगे उस एयर को। ओके, तो इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर मूविंग व्हीकल्स लाइक एरोप्लेन इंजन्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ओके, एंड सिंस द ओपन साइकिल गैस टरबाइन है कंपेरेटिवली लो पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स लेस है इसमें, तो इसकी वजह से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट लोअर रहता है, किसका, ओपन साइकिल गैस टरबाइन का। बट दिस इज हाई इन केस ऑफ closed cycle gas turbine due to more number of part, number of heat exchangers. Now we will discuss the analysis of ideal Brayton cycle. So Brayton cycle में basically कुछ devices रहते हैं जैसे कि heat exchangers, turbine compressors. So all these devices are actually steady flow devices. तो स्टेडी फ्लो डिवाइसेस किनको बोलते हैं, ऐसे डिवाइसेस जिसके अंदर स्टेडी फ्लो प्रोसेस होती है, एंड दीज आर लाइक एन ओपन सिस्टम जिसमें कंटिन्यूसली सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड एंटर होता है और एग्जिट होता है। ओके, और इनमें सारी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो इनमें स्टेडी फ्लो होता है। दीज आर लाइक एन ओपन सिस्टम्स। ओके, इन द इक्वेशन ऑफ एनर्जी बैलेंस फॉर स्टेडी फ्लो डिवाइसेस इज एज फॉलोज। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन, Q net minus W net is equal to change in enthalpy plus change in kinetic energy plus change in potential energy. Okay, now let us assume the changes in kinetic energy and potential energy are negligible, and I am writing this equation in unit mass basis. तो अब इस इक्वेशन को आप यूनिट मास बेसिस में डिवाइड कर देंगे, तो स्मॉल q net माइनस स्मॉल w net, that would be equal to
स्मॉल डेल्टा एच, और मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ क्यू नेट प्लस ऑफ माइनस डब्ल्यू नेट इक्वल टू एच आउट माइनस एच इनलेट। ठीक है, एच एग्जिट और माइनस एच इनलेट। ओके, नाउ व्हाट इज क्यू नेट? कोई भी डिवाइसेस में एक से ज़्यादा हीट इंटरेक्शन हो सकते हैं। अगर हीट इनपुट टू द सिस्टम है या डिवाइस है तो डेट वुड बी टेकन एज पॉजिटिव एज पर थर्मोडायनेमिक्स, and heat output would be taken as negative. That's why here it is written Q in positive minus Q out negative. Now plus of minus W net, work input to the system is taken as negative. अंदर बाहर प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हीट वर्क इनपुट टू द सिस्टम वुड बी पॉजिटिव है नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले से होने की वजह से नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डब्ल्यू आउट। ओके, अब कंसिडर करो आप प्रोसेस सपोज 2 to 3 विच इज टेकिंग प्लेस इन द हीट एक्सचेंजर। तो अगर इसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सोर्स से हीट इनपुट आ रही है तो कोई वर्क डन तो हो नहीं रहा है, ना ही कोई हीट आउटपुट जा रही है। क्यू इन वुड बी इक्वल टू H3 minus H2 which would be equal to Cp into T3 minus T2. Similarly for process 4 to 1, ये भी हीट एक्सचेंजर में हो रही है, इसमें भी कोई वर्क नहीं हो रहा और हीट यहाँ पे आउटपुट जा रही है। सो Q out would be H4 minus H1 is equal to Cp T4 minus T1. What is the formula for efficiency of any engine? It's 1 minus heat rejected by heat supplied. यहाँ पे मैंने पर यूनिट मास लिया। Heat rejected is nothing but Q out, heat supplied is nothing but Q in. It is 1 minus Q out, that is Cp T3 Cp T4 minus T1 upon Q in Cp T3 minus T2 ना Cp Cp हो जाएगा कैंसिल। अब न्यूमरेटर में से अब क्या बचेगा 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। अब इसमें से न्यूमरेटर में से आप निकाल लो सपोज T1 को कॉमन, तो आएगा इक्वेशन T1 इंटू T4 बाई T1 माइनस 1। सिमिलरली डिनोमिनेटर में से अगर T2 कॉमन निकालते हैं T2 इंटू T3 माइनस T2 माइनस 1। ओके, now processes 1 to 2 and 3 to 4 इनको कंसीडर करना है। These processes are isentropic process, okay, which is also called as reversible adiabatic process। और उसके अलावा यहाँ पे प्रोसेस 2 to 3 क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है तो क्या होगा P2 is equal to P3, similarly P1 is equal to P4। ठीक है, ये डायग्राम में और क्लियरली दिख रहा है P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, ये डायग्राम में तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस? T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 टू द पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, वेयर गामा इज एडियाबैटिक इंडेक्स। उसको आप चाहे तो के भी ले सकते हैं कुछ बुक्स में नोटेशन के हिसाब से। ओके, और लेट P2 बाय P1 that is higher pressure divided by lower pressure is suppose RP which is pressure ratio. Can I write T2 by T1 as RP to the power gamma minus 1 by gamma? ओके, ये एक इक्वेशन मिली। अभी गामा इज इक्वल टू के। ओके, बुक्स में इसको के भी लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट एडियाबैटिक इंडेक्स। ओके, नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन T2 by T1 is equal to P2 by P1 to the power k minus 1 by k, and since P2 is equal to P1, therefore since P2 is equal to P3 and P1 is equal to P4, therefore I can write it as P3 by P4 to the power k minus by k, and also process 3 to 4 is adiabatic process, so this can be written as it is equal to T3 by T4. Now from this what I am getting, T2 by T1 is equal to T3 by T4, or I can write T4 by T1 this is equal to T3 by T2, subtracting minus 1 from both side, T4 by T1 minus 1 is equal to T3 by T2 minus 1। मतलब यहाँ पर जो टर्म है एफिशिएंसी में
ब्रैकेट वाले टर्म दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बन रही है एफिशिएंसी की, 1 माइनस T1 बाय T2, और आई कैन राइट 1 माइनस 1 अपॉन T2 by T1. Now this T2 by T1 is nothing but Rp to the power k minus 1 by k or gamma minus 1 by gamma. Therefore, this is the final equation which I am getting. Efficiency of the Brayton cycle is 1 minus 1 upon Rp to the power k minus 1 by k. Okay. So this equation is valid only when we are considering ideal Brayton cycle. Okay. This equation is not valid for the actual Brayton cycle. Now what actually happens in the actual Brayton cycle वो यहाँ देख लेते हैं। तो एक्चुअल ब्रेटॉन साइकिल में क्या होता है, हम फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को कंसीडर करते हैं। अब फ्रिक्शन इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है, देयर इज एन इंक्रीज इन द एंट्रोपी, देयर इज एंट्रोपी जनरेशन टेक्स प्लेस इन द सिस्टम ड्यू टू विच एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। ओके, अब जो प्रोसेस है कंप्रेशन का, सपोज 1 to 2, वो अगर एक आइडियल प्रोसेस से हो कंप्रेशन, दैट इज आइडियल कंप्रेशन हो, तो पाथ जो फॉलो करेगा प्रोसेस दैट वुड बी 1 to 2s। ओके, इट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। बट एक्चुअल कंप्रेशन क्या हो रहा है, 1 to 2। अब यहाँ पे आप देखो, अगर इसको मैं यहाँ देखूँ एस टी एस डायग्राम में, यहाँ से यहाँ तक देयर इज सर्टेन इंक्रीज इन entropy delta S. This is nothing but entropy of generation. Similarly here, this is representing entropy of generation, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो जा रही है सिस्टम की। तो जो सिस्टम को एक्चुअल पाथ फॉलो करना चाहिए था ड्यूरिंग द कंप्रेशन 1 to 2s, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज फॉलोइंग 1 to 2। सिमिलरली एक्चुअल पाथ ड्यूरिंग द एक्सपांशन जो फॉलो करना चाहिए था 3 to 4, उसकी जगह वो फॉलो कर रहा है 3' to 4'। ओके, एंड सिंस वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, तो पर्टिकुलर प्रोसेस में कितना वर्क इनपुट है या आउटपुट है वो पाथ पे डिपेंड करेगा इंस्टेड ऑफ द स्टेट। ओके, अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 1 to 2s स्मॉलर पाथ है, 1 to 2 लार्जर पाथ। तो जो 1 to 2s मतलब कंप्रेशन के लिए जो एक्चुअल इनपुट वर्क लग रहा था उससे ज़्यादा लगेगा हमको एक्चुअल केस में एज कम्पेयर टू द आइडियल केस, बिकॉज ड्यू टू फ्रिक्शनल इफेक्ट्स actual work required by the compressor would be more. Similarly, जो actual work developed by the turbine would be less as compared to the isentropic work or ideal work produced by the turbine. Okay, so due to the presence of the friction and irreversibility, there would be entropy generation inside a system. So due to this entropy generation and due to this frictional effects and irreversibility, what we will get what is the conclusion or what is the effect of this, that actual work required by the compressor would be more as compared to the isentropic work. Similarly, actual work developed by the turbine would be less than the isentropic work. Okay, that is here if you write W isentropic for compressor, this would be less than W actual for the compressor. Similarly, W actual for the turbine, this would be less than W actual, W isentropic for the turbine. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब 2 to 3, ये तो बात हो गई प्रोसेस 1 to 2 और 3 to 4 की। जब 2 to 3 जो प्रोसेस होती है जो कि हीट एक्सचेंजर में होती है, वहाँ पे भी हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन प्रेजेंट होंगे बिटवीन पाइप एंड द फ्लूइड, तो उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है। तो 2 to 3 प्रेशर एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए था आइडियली, बट जब फ्लो होता है 2 to 3 तो थोड़ा सा क्या होता है, प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। ओके, प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है 2 to 3। सिमिलरली यहाँ से हम 4 to 1 जब आए तो वो भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ही होना चाहिए, बट यहाँ पे भी सर्टेन प्रेशर ड्रॉप होता है। ओके, बट जनरली ये जो प्रेशर ड्रॉप होता है डेट इज नॉट डेट मच सिग्निफिकेंट। ओके, सो सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या उस प्रेशर ड्रॉप को जनरली नेग्लेक्ट कर देते, तो दिस प्रेशर ड्रॉप इज जनरली नेग्लेक्टेड। ओके, तो अगर प्रेशर ड्रॉप को नेग्लेक्ट करें और आइसेंट्रोपिक एंड एंट्रोपी जनरेशन को कंसीडर करें तो ये एक्चुअल ब्रेटॉन साइकिल का डायग्राम हो सकता है।
ठीक है, जिसमें देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप, दैट इज हीट एडिशन एज वेल एज हीट रेडिएशन बोथ आर टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ गैस टरबाइन साइकिल विथ इरिवर्सिबल कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, एंड दिस इज द एक्चुअल। ओके, और आइडियल केसेस में चारों प्रोसेस रिवर्सिबल रहेंगी, कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, कोई एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगी, और वर्क इनपुट एंड वर्क आउटपुट दोनों ही आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस रहेंगे। ओके, एनालिसिस ऑफ ब्रेटॉन साइकिल एक्चुअल, यहाँ पर हमने क्या कंसिडर की है कि हीट इनपुट और आउटपुट तो कांस्टेंट प्रेशर में है, तो इसकी वजह से क्यू इन की इक्वेशन आ जाएगी, क्यू इन इज इक्वल टू S3 माइनस S2 इक्वल टू CP T3 माइनस T2, सेम इक्वेशन जो कि पिछले आइडियल साइकिल में भी कंसिडर किए थे। सिमिलरली यही आउटपुट की भी सेम इक्वेशन। ओके, वर्क डेवलप्ड बाय द टर्बाइन S3 माइनस H4 दैट इज आल्सो CP T3 माइनस T4। ओके, बट यहाँ पे जो T3 माइनस T4 है वो हमको आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी कंसीडर करके करना पड़ेगा। अब आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होती है थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर वुड बी H2 माइनस H1 दैट इज इक्वल टू CP इंटू T2 माइनस T1। ये सारे इक्वेशन कहाँ से आए? बेसिक इक्वेशन से, बेसिक इक्वेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दैट इज Q net minus W net is equal to delta H. An important assumption for this basic equation is kinetic energy and potential energy changes are negligible. Okay, in absence of any changes in kinetic and potential energy. Okay, now since this is Breton cycle, अब यहाँ पे क्योंकि साइकिल कंसीडर की है, as for first law of thermodynamics for a cycle, Q net summation that should be equal to summation W net. Okay, so Q in minus Q out, this should be equal to W out minus W in. Okay, what is thermal efficiency of gas turbine cycle? That is W net, work done by heat supplied, Q in. The net work can be written as work done by the turbine minus work required by compressor divided by heat supplied, and this work net can be written as Q in minus Q out. Okay, because here W out, WT represent W out and WC represent W in. So instead of WT minus WC, I can write Q in by Q out. So Q in minus Q out divided by Q in, that can be written as 1 minus Q out by Q in. Now 1 minus Q out is H4 minus H1 is equal to CP T4 minus T1, and Q in is CP T3 minus T2. इसमें से अब CP हो जाएगा कैंसिल, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी फॉर द एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी। अब यहाँ पर क्योंकि आइसेंट्रोपिक वर्क नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो हम आपको यहाँ पे T2 by T1 इज इक्वल टू P2 by P1 वाला फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर पाओगे, और आपको चारों टेम्परेचर ही निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फाइनल थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल ब्रेटॉन साइकिल। ओके, सो बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ तक एनालिसिस दोनों का सेम रहने वाला है। इसको हम चाहे तो प्रेशर रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट ओनली इन आइडियल ब्रेटॉन साइकिल। ओके, सो दैट इक्वेशन that is efficiency is equal to 1 minus 1 upon r p to the power k minus 1 by k or gamma minus 1 by gamma. That equation is valid only for ideal Breton cycle, and this equation is actually valid for both in terms of temperature. Okay, now isentropic efficiency of compressor and turbine. तो ये भी डिस्कशन हो चुका है कि अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट रहेगा बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द कंप्रेसर एंड टर्बाइंस, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन लॉसेज होंगी, जिसकी वजह से रिवर्सिबिलिटी होगी, एंट्रोपी जनरेशन होगा, and finally due to entropy generation and due to presence of irreversibility, process would be not be reversible. अब प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो आइसेंट्रोपिक नहीं होगी, बिकॉज ओनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आर कॉल्ड एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। कैसे? बिकॉज एज पर क्लॉसियस इनइक्वालिटी ds would be equal to dq by t ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इक्वेशन रिवर्सिबल के लिए, और अगर रिवर्सिबल है तो लेस देन आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ds शुड बी लेस देन और इक्वल टू dq by t इन जनरल, एंड इट इज इक्वल, लेस देन साइन यूज करते हैं रिवर्सिबल के लिए, इक्वल टू रिवर्सिबल के लिए। अब रिवर्सिबल है और dq की वैल्यू 0 है तो ds 0 होगा। ds 0 मतलब आइसेंट्रोपिक। अब कोई प्रोसेस एडियाबैटिक भी है, मान लो dq 0 भी है, बट रिवर्सिबल नहीं है, तो इक्वेशन क्या आएगी? ds इज
लेस देन डी क्यू बाई टी। अब चाहे आप डी क्यू को जीरो भी कर लो तब उस केस में भी डी एस लेस देन जीरो आएगा, मतलब जीरो तो नहीं होगा, यानी एंट्रोपी चेंज हो रही है, देयरफॉर इट वुड नॉट बी isotropic. Hence, due to irreversibility, there is an increase in entropy of the working medium after compression and expansion process. Okay, and hence the work produced by the turbine and compressor would not be isentropic work, and actual work is defined by isentropic efficiency. ये important point है यहाँ पे, relation between isentropic work and actual work is defined by isentropic efficiency. ओके, सो इनको अगर डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर इज आइसेंट्रोपिक वर्क कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल वर्क कंज्यूम्ड. आइसेंट्रोपिक वर्क कंज्यूम्ड वुड बी h1 माइनस h2s. आइडियली इतना वर्क लगना चाहिए था पर एक्चुअली ज़्यादा लग रहा है. इसको टेम्परेचर के फॉर्म्स में लिखेंगे तो CP_T1 minus T2s into CP_T1 minus T2, CP cancel to T1 minus T2s upon T1 minus T2. Similarly for turbine, actual work हमको कम मिल रहा है, आइडियली ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो H3 minus H4 upon H3 minus H4s. इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, CP कैंसिल होगा तो फाइनली इक्वेशन हमको मिल जाएगी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. So I hope you have understand everything. If you still have any doubt, you can post it in the comment section. If you understand everything, then please like the video and share it with your friends. Please share it as maximum as possible. And for getting more updates about new content in this channel, please subscribe to my YouTube channel Hi It's Me. Thank you.